बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत सारी हैं नादरीन, मुझे क्विकली आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले रिजवी बरादरान कहाँ है, इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आ रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने या हुकूमती ज़राए ने अपने तौर पर कुछ खबरें बाहर निकाली सहाफ़ियों को कहकर, और उन्होंने दावा किया कि जो छोटा भाई है अनस रिजवी वो सिक्योरिटी इदारों के कंट्रोल में और बड़े भाई का कुछ पता नहीं है। जबकि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों भाइयों के बारे में अब तक हमारे पास कोई इतला नहीं आई। सिक्योरिटी फोर्सेज ये दावा कर रही हैं कि साद रिजवी वहां से निकल गए थे जबकि अनस को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक है वो कह रहे हैं जी जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक भरपूर हमला किया तो उसके बाद से दोनों भाइयों को और दीगर कुछ और लोगों का पता नहीं चल रहा। जबकि ऐनी शाहिदीन ये दावा भी करते हैं कि दोनों भाई जख्मी थे, जबकि जो बड़ा भाई है उसके जख्म के बारे में साद रिजवी जो अमीर भी हैं तहरीक लब्बैक के, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके कंधे पे या बाजू पे गोली भी लगी हुई थी और शायद कुछ लोग ज्यादा गोलियां लगने का भी इशारा दे रहे थे। अब ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और जो कत्लो गारत गिरी हुई, अब पूरा पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आवाज उठा रहा। यानी आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज उठाई, मौलाना फजलुर रहमान बोल पड़े, आहिस्ता आहिस्ता उलमा इकराम जाग रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें इस वहशत और दरिंदगी का पता चल रहा है कि कैसे तहरीक लब्बैक को चारों तरफ से घेर कर मारा गया। तहरीक लब्बैक से मुझे शदीद तरीन इख्तलाफ है, जो उनका तर्ज सियासत है, जो उनकी जबान है, जिस तरीके से वो चीजें करते रहे, शदीद तरीन इख्तलाफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कत्ले आम किया जाए और लोगों को इस तरह मारा जाए मावराए कानून। कानून हर चीज के लिए मौजूद है मुल्क में, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये जुल्म है, ये जबर है, ये फस्तायत है और ये कुछ नहीं है कि घेर कर चारों तरफ से वो मुज़ाकरात की बार बार कहते रहे और वादे देते रहे कि आओ मुज़ाकरात करते हैं, बैठो बात करते हैं, वापस चले जाते हैं। और मेरे पास बाकायदा मैसेजेस मौजूद हैं उनकी क़यादत के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं। वक्त आने पे सुना भी दूंगा मैं। पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं, हमें आगे जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है और हमें ट्रैप किया जा रहा है। तो अभी जो रिजवी बरादरान है वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि देवताओं को खुश करने के लिए पुराने जमाने में कुर्बानी दी जाती थी ना, बलि दी जाती थी, और उसके लिए पहले बकरे को पाला जाता था और उसके बाद उसकी बलि दे दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। तो तहरीक लब्बैक की बलि चढ़ाई गई है और बाकायदा देवताओं को खुश किया गया है। और देवताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बेरस किया है। ये अल्फाज आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफ़ी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी, ये कहां से लाए आप। डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया जैसे कि तय था कि आओ बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा, मैं इस अजीम सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना चाहूंगा क्योंकि मैं दिल से यकीन रखता हूं कि वो सबसे मुखलिस और शानदार उम्मीदवार हैं। मेरा मानना है कि आप वो शख्सियत हैं जिसकी इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। दुनिया आपको हमेशा एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखेगी जिसने 7 और 8 जंगों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ जज्बात के अंदर कह गए, जमीन आसमान के कलाबे में ला दिए। अब दुनिया पाकिस्तान की बेइज्जत कर रही है कि जनाब ये आपका वज़ीर आज़म, आप एक एटमी मुल्क हैं और एक चंपू के तौर पे आप काम कर रहे हैं, पाग लगे रहन। यानी ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यानी तारीफ ठीक है यार, बंदा कर देता है तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ लोगों की तारीफ करता है, लेकिन वो एक डेकोरम के अंदर रहकर करता है। आप करना चाहते हैं तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये काम कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने किया वो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही फकीर और गरीब आदमी जो है वो किसी शादी के अंदर जो लोग जाते हैं वो जो आवाजें लगाते हैं और उसके साथ वो नारे लगाते हैं, भाग लगे रहे और पता नहीं क्या कुछ। ये तो मुझे उस तरह का काम लगा जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इन्होंने मजाक बना दिया। अब ये देवता हैं जिनको खुश किया जाता है और बार बार खुश किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को ना एग्जैक्टली पता था शहबाज शरीफ क्या कहेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बार बार ये बात की थी। आप ये जरा 2 वीडियो देखें। एक वीडियो में देखें डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बुलाया, ये देखें, ये शहबाज शरीफ आया और उसको बात करने का मौका दिया। अब ये दूसरी वीडियो आप देखें कि बरतानवी वज़ीर आज़म को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब बरतानवी वज़ीर आज़म को बुलाया और वो आगे आया, लेकिन उसके बाद उसको बात करने का मौका नहीं दिया। बस उसको ये कहा कि हंसते हुए कहा कि अच्छा लगा कि तुम यहां पर हो, और फिर उसे वापस भेज दिया। तो बरतानिया के साथ तो अमेरिका के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं और बरतानवी वज़ीर आज़म को लगा कि शायद उसको बात करने देगा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नहीं करने दी। शहबाज शरीफ को बात करवाई क्योंकि उनको पता था कि
یہ تعریفیں ہی کرنی ہے شہباز شریف نے اور کچھ نہیں کرنا. شہباز شریف صاحب نے بھی گیم چپ کے رکھی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اس سے زیادہ تو میں نہیں کر سکتا, بلکہ وہ ایسا لگتا تھا شرمندہ ہو رہا ہے. انہوں نے زبردست آپ نے کیا, کمال کیا, اس کے بعد میں کیا بولوں, یعنی اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا. اور شہباز شریف کے چہرے کی رونق دیکھیں کہ کامیاب قسم کی جو خوشامد وہ کرنے کے بعد شہباز شریف صاحب کے چہرے کی رونق ہی بدل گئی تھی, رنگ ہی بدل گیا تھا. یہ پاکستان کے حکمران پاکستان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تحفے کے طور پر عطا کیے ہیں. ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا, ایک بڑی تباہی پھیلی گئی ہے. تحریک لبیک کے لوگوں کو مریدکے میں قتل کیا گیا. پولیس اس کے بعد سے لے کر اب تک وہاں پہ ایک سرچ آپریشن بھی کر رہی ہے, اور اس سرچ آپریشن کے اندر دیکھ رہے ہیں کوئی لاش مل جائے, کوئی اور زخمی مل جائے تو تمام ثبوت مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ ایک اور بڑی خبر آئی ہے ہمارے پاس, اور یہ خبر بڑی خوفناک ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بند کیا جا رہا. اب یہ کیوں بند کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بہت ساری افواہیں چل رہی ہیں. کیا ان میں سے کسی ایک بات کے اندر سچائی موجود ہے؟ پی ٹی سی ایل نے کہا کہ ایک مینٹیننس ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے اور کچھ سب میرین کیبل ہیں, ان میں سے کسی ایک کے اندر کوئی ریپیئر ہونے جا رہی ہے 14 اکتوبر 2025 کو 11 بجے. ویسے یہ بہت پہلے بتا دیا جاتا ہے لیکن انہوں نے اینڈ ٹائم پہ بتایا. انہوں نے 18 گھنٹوں تک کے لیے آپ کا انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے, اور یہ بھی بتایا گیا کہ پی ٹی سی ایل کا انٹرنیٹ بھی بند ہو سکتا ہے. اب اگر انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو اس پہ کچھ لوگ اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بڑی کاروائی ہوگی اس بیچ میں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید تحریک لبیک کی قیادت کے اندر کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جو منظر عام پہ بات آئے گی تو پاکستان کے اندر حالات خراب ہو سکتے ہیں, لہذا انٹرنیٹ کو پوری طریقے سے پاکستان میں کنٹرول کر کے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب ہوتا کیا ہے, کیا خیبر پختونخوا میں کوئی ایڈونچر کر دیا جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا وہاں پہ ایڈونچر اس طرح سے کیا جائے گا. اگر کیا گیا تو اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوں گے اور وہ پوری دنیا دیکھے گی کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. معین قریشی صاحب اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں, انہوں نے دعویٰ کیا کہ 282 افراد شہید ہوئے ہیں سانحہ مریدکے میں اور 1600 زخمی ہوئے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے. تحریک لبیک بھی ایسے ہی دعوے کر رہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی لسٹ سامنے نہیں آئی, نہ تحریک لبیک کی جانب سے اور نہ ہی حکومت کی جانب سے. پولیس اور رینجرز کے ویجول وائرل ہو رہے ہیں جن میں وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, اور بڑی زبردست توڑ پھوڑ انہوں نے کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پولیس والے, رینجرز والے جب آپریشن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں موجود گاڑیوں کو, موٹر سائیکلوں کو, ان کو توڑنے کی کیا توقع ہے. یہ ایک نفرت ہے اور یہ نفرت بڑھتی چلی جائے گی. یہ سیکیورٹی فورسز اور عوام, ان کے بیچ میں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کنٹرول نہیں کی جا رہی چیز بلکہ مزید خطرناک بنتی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے خود اعتراف کیا کہ یہ لوگ امریکی ایمبیسی کو ایک یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ یادداشت پیش کریں, اور پھر بلی چڑھائی گئی اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے, اور دیوتا ان سے خوش رہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 سے بچ جائیں گے. لیکن دیکھتے ہیں کب تک بچیں گے. خیبر پختونخوا میں حکومت کی تشکیل کا مسئلہ جو ہے وہ بھی لٹکا ہوا ہے. وہاں پہ گورنر خیبر پختونخوا نے 15 اکتوبر کو علی امین گنڈاپور کو بلایا ہوا ہے. 14 اکتوبر کو دن 1 بجے تک پشاور ہائی کورٹ نے جواب مانگ لیا ہے, یعنی آج کے دن 1 بجے تک, کہ حلف لینے کے لیے گورنر دستیاب ہے یا دستیاب نہیں ہے. یہ سوال پوچھ لیا کہ گورنر خیبر پختونخوا کب نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کے لیے میسر ہوں گے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو دوپہر 1 بجے سے قبل جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی. اب یہ چیف جسٹس خود بھی حلف لے سکتے ہیں. یہ باقاعدہ قانون کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ حلف نہیں لیتا گورنر تو یہاں سے حلف ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کی کیبنٹ کا حلف بھی ہو جائے گا. یہ ہو سکتی ہے صورتحال. سہیل آفریدی والا جو معاملہ ہے نا, یہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں پھنس گیا, اور اس معاملے سے نمٹنے کے لیے جو آسان رستہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہو سکتا ہے کہ بارڈر پہ حالات خراب کر دیے جائیں, کوئی ایمرجنسی جیسی صورتحال پیدا کر دی جائے, ورنہ یہ سموتھ طریقے سے کسی نہ کسی طرح سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا, جب یہ وزیر تھا تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں, نہ تب تک یہ موبائل چوری کرتا تھا, نہ تب تک یہ کوئی ڈکیتی مارتا تھا, نہ تب تک یہ چوری کرتا تھا, نہ تب تک یہ غدار تھا, نہ تب تک یہ دہشت, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جیسے ہی وزیر اعلیٰ نامزد ہوا اور بنایا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کو لگا یہ سب کچھ ہے. کچھ بڑی وجوہات ہیں, ان میں دیکھیں ایک جو بڑی وجہ ہے نا وہ ہے معدنیات. معدنیات کی ایک کنسائنمنٹ جا چکی ہے 50 کروڑ ڈالرز کی, آدھا ارب ڈالر کی ایک کنسائنمنٹ جا چکی ہے. اس کے اوپر ٹی وی چینل پہ پروگرام کرتے ہوئے باقاعدہ حافظ حمداللہ صاحب جو جے یو آئی سے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ کون ہے, کیوں لے کر گئے ہیں یہاں سے, کس سے پوچھا, فیصلہ کیوں کیا, یہ کس کا حق ہے, یہ 50 کروڑ ڈالر کے منرل بائر بھیجے گئے ہیں, کس کا حق ہے, فیصلہ کس نے کیا ہے, یہ تو عوام کا حق ہے. یہ انہوں نے بھی آواز اٹھائی, باقی لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. اب دوسرا معاملہ ایک تو معدنیات کا ہو گیا نا, دوسرا معاملہ ملٹری آپریشن کا ہے. اگر وہ جو خصوصی قانون ہے خیبر پختونخوا میں جس کے تحت یہ آپریشن ہو رہا ہے, اگر سہیل آفریدی اس کو ختم کر دیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. پھر فوج جو آپریشن کرے گی وہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق نہیں ہوگا, پھر
खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर। अब ये ऑपरेशन कैसे होगा, ये तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ तय करना पड़ेगा बैठ के। तो दूसरा मामला ये है। तीसरा एक और मामला भी है, और वो मामला है इमरान खान की रिहाई के लिए नई हिकमत अमली का। ये जो हिकमत अमली बना रहे हैं ना, ये मैं आपको आने वाले दिन में बताऊंगा। और इमरान खान ने कहा था ना तैयारी पकड़े, तो सारे तैयारी पकड़े बताऊंगा मैं आपको कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, मेरे पास खबर है। लेकिन अभी एक चैलेंज मैं करता हूं एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट कहती है ना सारे ऑपरेशन करना चाहते हैं, DGISPR ने कहा कि हम मानेंगे नहीं ऐसी हुकूमत को जो यहां ऑपरेशन की मुखालफत करेगी। नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि ऑपरेशन की मुखालफत उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं है। तो सिर्फ फजलुर रहमान से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें, ANP से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें, जमात इस्लामी से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें। यही तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ना खैबर पख्तूनख्वा की। देखिए पीपल्स पार्टी का और PMLN का तो स्टेक ही थोड़ा सा है, उन्होंने तो इधर KP में आना ही नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा की अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे तगड़ी पार्टीज हैं, किसी एक से ये स्टेटमेंट ले लें, वो लेकर दिखा दें, एस्टेब्लिशमेंट कर लेना, फजल रहमान को मना ले ऑपरेशन पे। वो भी कभी नहीं कहे। देखें जिसने यहां सियासत करनी है ना खैबर पख्तूनख्वा में, एक बंदा आपको नहीं मिलेगा जो ऑपरेशन का हमायती हो। कबायली इलाकों में लोग सख्त खिलाफ हैं ऑपरेशन के, सख्त खिलाफ हैं। हत्ता कि इन्होंने अपने बंदे भेजे थे एस्टेब्लिशमेंट ने, ये माइक शाइक देके डिजिटल मीडिया के, कि लोगों को इंटरव्यूज करके आओ कि जनाब हम ऑपरेशन के हक में हैं, हम यहां ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। लोगों ने कहा हमने मरना है, हम ऑपरेशन के हक में बात करेंगे, हमने वापस लोगों में नहीं जाना। भाई लोग हमारे शदीद मुखालिफ हो जाएंगे, हम ऑपरेशन के हक में बात नहीं कर सकते, हम बात करेंगे नहीं ऑपरेशन के हक में, क्योंकि यहां पे लोग ऑपरेशन के हक में है ही नहीं। वन साइडेड हो गया खैबर पख्तूनख्वा। अब इसके ऊपर जो है वो तो JUI से, जमात इस्लामी से, ANP से स्टेटमेंट लेके दिखा देना, PTI तो बहुत दूर की बात है। फिर नाज़रीन एक और चीज मैं आपके साथ इसमें शेयर कर लेता हूं कि इमरान खान साहब का जो फोटो है वो नहीं चलने दिया गया, उसको ब्लर किया गया पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर। यानी अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी बैठे हुए थे सामने, इमरान खान को फोटो पड़ा हुआ था, उसको ब्लर कर दिया। लेकिन नेतन्याहू की जो वीडियो है वो फुल HD के अंदर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर चलाई गई। तो ये देवताओं को बलि चढ़ाई जा रही है अपने नजरिए की भी। ये जो देवता है ना, इन देवताओं को खुश कर रहे हैं मौजूदा हुक्मरान, ये हर दरवाजे पे जाके सजदा करेंगे। इमरान खान का खौफ इन्हें जगह जगह झुकाएगा, जगह जगह जाके अपनी नाक रगड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान से डरते हैं। ये इमरान खान का खौफ इनको हर जगह पे लेकर जा रहा है, वरना ये नॉर्मल रहते, नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन इनको पूरी दुनिया को खुश रखना पड़ेगा अपने इक्तदार को और अपनी खाल को बचाने के लिए, वरना इमरान खान और पब्लिक इनको उड़ा के रख देंगे। लेकिन ये होना है, देर बदेर तो होना है, मामला ऐसे तो हमेशा नहीं चलेगा। नाज़रीन एक और चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, साद रिजवी की एक जाली ऑडियो भी मार्केट में लाई गई, और वो कुछ ऐसे अकाउंट्स ने डाली जो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। उसमें साद रिजवी कह रहे हैं कि जी मैं खैरियत से हूं, तो मैं बाद में लायामल दूंगा और कोई जरूरत नहीं है अभी आप लोग जाएं। तो साद रिजवी की जो ऑडियो है ना, ये जाली है। जो लोग बहुत करीबी हैं साद रिजवी के, उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये ऑडियो जाली है, ये उनकी ऑडियो नहीं है। अब ये जाली ऑडियो मार्केट में लाने का मकसद क्या है और ये क्यों लाई गई, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी तक कोई इतला इस बारे में नहीं है कि दोनों भाई कहां हैं। हुकूमत ने इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी, मुकदमे उनके ऊपर दर्ज कर दिए खौफनाक किस्म की, कोई दफा छोड़ी नहीं जो तहरीक लब्बैक पे ना लगाई हो। यही करते हैं, PTI भी ऐसे किया इन्होंने 3.5 साल में, तो अब तहरीक लब्बैक के साथ भी यही हो रहा है। नादरीन इस मसले में ख्वाजा साद रफीक का जो मौक़िफ़ है जरा वो सुन लीजिए। वो भांप गए हैं कि एक्चुअली कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। उन्होंने कहा जी कि मुरीदके में पुलिस, रेंजर्स और मुजाहिरीन के माबैन होने वाला तसादुम नहायत अफसोसनाक और दिलगीर है। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों का बहा खून नफरत की नई लकीरें खींच देगा। ये रवैये इंतहा पसंदी की नई लहरें पैदा कर सकते हैं। इस तसादुम से बचा जा सकता था। कल शब हुकूमत और TLP के माबैन होने वाली बातचीत को मजीद वक्त दिया जाना चाहिए था। अमन को मुनासिब मौका क्यों नहीं दिया गया? किस बात की जल्दी थी? मैं TLP के तर्ज सियासत का हामी नहीं हूं, वो तो कोई भी नहीं है। जत्थों के जरिए घेराव, जलाओ और मुतालबात बनवाने की सियासत नाकाबिल कबूल है। गजा में जंग बंदी हो जाने के बाद लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के सामने एहतजाज का ऐलान नाकाबिल फहम और बिला जवाब था। ये तो ख्वाजा साहब की कर दो, ये तो वहां पे बरतानिया में भी हो रहा है, अभी साउथ अफ्रीका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। लोग अमन मुआहदे के बावजूद एहतजाज कर रहे हैं, तो हुकूमतें उन पर गोलियां तो नहीं चला रही, लेकिन अंत तक कोशिश करके मुज़ाकरात के जरिए दरमियानी रास्ता निकालना और जय्यद उलमा सियासतदानों को बीच में डालकर एक दूसरे को फेस सेविंग देना और अमन कायम रखना ही दुरुस्त रहता था। होने वाला जानी नुकसान बातों या माली आनत से पूरा नहीं किया जा सकता। याद रखें, रिश्ते जख्म नाकाबिल इलाज बन जाते हैं। दरखास्त है कि TLP के गिरफ्तार कायदीन के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए।
तमाम जख्मियों को इलाज मुआवजा की मतलूबा सहूलत फराम की जाए, पामानी मुज़ाकरात के जरिए टेम्परेचर नीचे लाया जाए, अंदरूने मुल्क जंग छेड़ने से गुरेज किया जाए। फरीकैन से तहम्मुल और तदब्बुर की दरख्वास्त है। काश मुकालमे के जरिए मसला हल करने के लिए हमारी पेश की अपीलों को अहमियत दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मैं फिर आपको यह कहूंगा कि तहरीके लब्बैक को अगर क्रश करना था तो इसके बेशुमार मौके थे, लेकिन इसराइल के मामले पे क्रश किया गया, फलस्तीन के मामले पे क्रश किया गया। इट वॉज डेलिब्रेट, ऐसा लगता है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े देवता हैं उनको बलि चढ़ानी थी, और यह शायद ऐसा लगता है कि वही बलि चढ़ाई गई है। नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग खबर, ये जो मिस्र गए शहबाज शरीफ साहब, और यहां शर्म शेख में जब ये मीटिंग हो रही थी तो उर्दगान जब आ रहे थे तो उन्हें पता चला हवा में कि शायद नेतन्याहू भी आ रहा है, तो उन्होंने अपने तैयारे को ऊपर चक्कर देना शुरू कर दिया और यह मुतालबा कर दिया कि अगर नेतन्याहू आएगा तो मैं इस जगह नहीं आऊंगा, मैं यहां से वापस जाऊंगा। लिहाजा फिर नेतन्याहू का जो आना था उसको मनसूख किया गया और फिर उर्दगान उतरा वहां पे एयरपोर्ट पे और उसने इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। और मजे की बात आपको बताऊं, तुर्की इसराइल को तस्लीम कर चुका है बहुत पहले। वो इसराइल को तस्लीम करता है लेकिन नेतन्याहू को तस्लीम नहीं करता। और आपका जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते अभी तक हम, लेकिन वो नेतन्याहू के आने पे कोई एहतजाज नहीं किया। यानी हमारी तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ये शर्त किसकी तरफ से थी? उर्दगान की जानिब से थी। अंदाजा करें आप पाकिस्तान कहां खड़ा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर नेतन्याहू को दिखाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से ऐलान किया कि ये सब जो हम लोग यहां मौजूद हैं अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। ऐलान किया उसने। शहबाज शरीफ वहां खड़े होकर कह देते ना, जब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते कि अब्राहम अकॉर्ड का हम हिस्सा नहीं है, या हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, या हम कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें की, चुप के रखा काम शहबाज शरीफ साहब ने। और अब ऐसा दिखाई देता है बज़ाहिर कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, सिर्फ पाकिस्तान ऐलान नहीं कर पा रहा, और ऐलान करने के लिए पाकिस्तान किसी वक्त का इंतजार कर रहा है। और अभी ऐलान ना करके, अभी कुछ आलमी सतह पे खबरें भी आ रही थी, कुछ तजियाकार भी ये कह रहे थे, और उनका ये कहना था कि अरबों के 6 ममालिक ने, बल्कि ये खबर है बहुत बड़ी, ये खबर मैं आपको बता देता हूं, ये बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक खुफिया रिपोर्ट छपी है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि गजा के मुसलमानों के कत्लेआम में 6 अरब ममालिक ने इसराइल की खुफिया मदद की। वॉशिंगटन पोस्ट ने राज खोल दिए। अंदाजा करें अब आप, वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है, ये हालात हैं। और अब एक और खबर ये आ रही है कि कोशिश ये है कि पहले पाकिस्तान और इंडोनेशिया ये तस्लीम कर लें, उसके बाद सऊदी अरब तस्लीम करे इसराइल को। अगर ये सारा मामला होना है तो ऐसे होना है। अब नाज़रीन, आखिरी खबर मैं आपको देता हूं, और देखें कितनी तकलीफ वाली खबर है। ये दुनिया के अखबारात में छप रही है, पाकिस्तान की जानिब से इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। ये फ्री प्रेस जर्नल से मैं पढ़ रहा हूं। इंडियन अखबारात ने तो उसको चुप के रखा, खबर हर तरफ उन्होंने चला दी है। पाकिस्तानी अखबारात इसके ऊपर अभी तक चुप हैं। बलूचिस्तान पोस्ट ने भी इसको लिख दिया है, सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है। अफगान मीडिया भी ये कह रहा है, तोलो न्यूज जो है अफगान मीडिया, वो भी ये कह रहा है अफगान मीडिया के जनाब ये ऐसे ही है। खबर ये है कि अफगानिस्तान की सरकार ने ख्वाजा आसिफ को, जो पाकिस्तान का वजीर दिफा है, और आसिम मलिक जो पाकिस्तान का DG ISI है, और दीगर 2 फौजी अफसरान जो जर्नल हैं, उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। और यह कहा जा रहा है कि उन्होंने रिपीटेडली वीजा के लिए कोशिश की और उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। अब ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन जब पाकिस्तानी ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हुआ, तालिबान रजीम झूठ बोल रहा है, हमने कोई ऐसा अप्लाई नहीं किया या ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। लेकिन अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है और इंडियन मीडिया इस मामले को उठा रहा है कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और ISI चीफ जो हैं वो, उनको जब कन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके वीजा डिनाई किए गए अफगानिस्तान की जानिब से। अब क्लैरिटी आएगी वजारत खारजा जब ये बताएगा कि हुआ क्या, और अफगानिस्तान भी इसके ऊपर अपनी राय दे सकता है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।